हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी एमटीएस की एग्ज़ाम को लेकर जो प्रीवियस पेपर है उसका जो है सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। तो उसके तहत जो है आज हम दूसरे पेपर को देखेंगे, जिसमें हम लोग जीके जीएस का जो पेपर होता है मेनली उसमें देखेंगे, जिसमें जो है कुल 25 प्रश्न होंगे जो है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। आपका विकल्प है 12 जुलाई 1947, 12 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 और 22 जुलाई 1947। तो इसका जो सही उत्तर है 22 जुलाई 1947। अर्थात भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो से जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था ये संविधान सभा द्वारा। और वहीं जो है राष्ट्रगान को जो है याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रगान को जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और भारत का जो संविधान है जो अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। इस समय चर्चा में है रहता है हमेशा, इसलिए आप इसे जो है ध्यान में रखें जो है। और एक और इससे क्वेश्चन पूछता है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो है अनुपात कितना पाया जाता है। जैसे हम उसके लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात देते हैं तो उसमें जो 3:2 होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में खासकर, तो इसलिए आप इसे ध्यान रखें। तो यह जो क्वेश्चन हो गया आपका कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। विकल्प है आपका 1 सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो इसका जो आपका सही उत्तर कह रहा है कि अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है वह हो गई यहाँ पर सिंधु। अर्थात आपका जो उत्तर हो गया विकल्प 1 सही हो गया जो है, ठीक है। और जो गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा है यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली ये नदियां हैं। जिसमें सिंधु जो है, देखिए ये जो है सिंधु मानसरोवर झील निकट से निकलती है जो कि तिब्बत में अवस्थित है। और इसकी जो कुल लंबाई है 2880, इसकी जो कुल लंबाई है 2880। लेकिन यह जो है यह भारत में कम क्षेत्र में बहती है और यहाँ भारत में इसकी जो कुल लंबाई है वह 709 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदी है रावी, ब्यास, चिनाब, जो सतलज, ये जो इनकी नदी जो है इनके सहायक नदियाँ जो है। और ये सब जो है यह अरब सागर में मीठन कोट एक स्थान है वहाँ पर यह मिलती है जो है, ठीक है। गोदावरी को देखिए, तो गोदावरी नदी जिसे जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी ये भी जो है मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और यह तिब्बत में सांगपो नाम से बहती है। और यह अरुणाचल प्रदेश में या दिहांग नाम से गार्ज के माध्यम से, यह गार्ज जो है जो नदियाँ बनाती हैं या इस गार्ज के माध्यम से जो है यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है जो है, ठीक है। और जो कृष्णा नदी है यह जो पश्चिमी घाट से जो है महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। और इसमें की जो है सहायक जो नदियां हैं जैसे मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा आदि जो इनकी सहायक नदियां, क्योंकि इस कृष्णा नदी को लेकर अक्सर इनके सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखें। तीसरा प्रश्न है कि इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 दिया गया। देखिए यह करेंट से क्वेश्चन है, तो आप करेंट के इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये करेंट के क्वेश्चन है, इसमें विकल्प है आपका युवराज सिंह, विराट कोहली, एम एस धोनी और रोहित शर्मा। तो यहाँ जो 2018 में पूछा जा रहा है तो 2018 के हिसाब से इसका जो उत्तर होगा विराट कोहली हो जाएगा जो है। उस समय जो है कि विराट कोहली और जो भारोत्तोलक थी वह विश्व चैंपियन जो मीराबाई चानू को जो है, इन दोनों को जो है भारत जो है उस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था, अर्थात इन्हें प्रदान किया गया था। तो याद रखेंगे इसका जो उत्तर हो गया इस प्रश्न के हिसाब से 2018 का में जो दिया गया विराट कोहली को जो क्रिकेट से हैं, और जो है भारोत्तोलक मीराबाई चानू को दिया गया था। इन दोनों को एक साथ दिया गया था 2018 के हिसाब से। लेकिन 2022 का जो दिया गया है, अब इसका जो नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है, जिसे 2022 में जो है शरद कमल अंचत को दिया गया है। और यह जो है टेनिस खिलाड़ी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 2019 में पद्म श्री से सम्मानित होने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बने थे ये शरद कमल अंचत। 2022 को जो है इन्हें मिला है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। इस तरह के प्रश्नों को आप लोग करेंट से जुड़कर रहें। और जो है क्योंकि खेल हो गए और जो कुछ सरकार घोषणाएं करती है जो भी इंपॉर्टेंट होती है वो सब जो है करंट बेस पर उसको ध्यान में रखें, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर पूछा जा रहा। फिर अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन उड़ीसा की प्रारंभिक चित्रकारी है। वर्ली, पटचित्र, सांझी, मधुबनी।
तो इसका जो उत्तर है आपका कह रहा है कि उड़ीसा की प्रारंभिक जो है, तो इसका जो उत्तर है आपका पटचित्र। यह जो है पत्रचित्र चित्रकला की पटचित्र जो शैली है, यह उड़ीसा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला रूपों में से है। जो है यह जो है इसका जो नाम जो है संस्कृत शब्दों से इसका उत्पन्न हुआ है, और यह जो है बहुत ही प्राचीन है, और यह जो है लोकप्रिय भी है वहाँ। ठीक है, तो यह किससे संबंधित हो गई? यह उड़ीसा की हो गई जो है। अब देखिए, जो यह वर्ली है, जो वर्ली है यह महाराष्ट्र की है, और यह जो है वर्ली जनजाति द्वारा बनाई गई यह जो है प्रारंभिक चित्रकारी है। जो है यह जो है सांझी कला जो है उत्तर प्रदेश के जो है यह ब्रज क्षेत्र से है, और यह जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई इसमें यह चित्रकारियाँ होती हैं। और मधुबनी जो है यह बिहार के से संबंधित है, तो मधुबनी पेंटिंग के नाम से हम लोग जो है जानते हैं, जो है बिहार से संबंध है। तो इस प्रकार इसके सभी ऑप्शनों को देखो, क्योंकि प्रश्न में हो सकता है कि जो इस तरह के पूछे गए हैं तो जो शेष बचे हुए ऑप्शन है उसको लेकर मेन में करके पूछा जा सके। तो इसलिए जो है आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि इसमें इस प्रकार का एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ताकि जो है आपको एक्स्ट्रा जो है इससे जानकारी मिलेगी, और आगे क्वेश्चन को आगे करने में आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को। इनमें से कौन जो अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन भारतीय जो है रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? ऑप्शन देखिए, मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। तो इसमें आप देखेंगे तो यह जो है एक भी क्वेश्चन जो है उस हिसाब से के समय से जो है करंट भी देख सकते हैं, या इसे जो है जीके के तौर पर भी देख सकते हैं। तो इसमें जो देखिए, जो सुनील जो अरोड़ा है वह जो है रिजर्व बैंक के कभी गवर्नर नहीं रहे हैं। यह जो है भारत में वह मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में यह इन्होंने अपनी यह सेवा दिए हैं। बाकी जो शेष है यह जो है सब रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं या गवर्नर रह चुके हैं। वर्तमान में शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में अभी कार्यरत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन बाण भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? ऑप्शन है आपका कादम्बरी, मृच्छकटिका, मेघदूतम और गीत गोविंद। ठीक है, तो इसमें जो है बाण भट्ट की जो रचना है द्वारा लिखित पुस्तक है, यह जो है कादम्बरी है। क्या है? कादम्बरी जो है संस्कृत में लिखी गई एक रोमांटिक उपन्यास है, जिसकी रचना 7वीं शताब्दी में बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, यह जो है हर्षवर्धन की जीवनी हरिश्चंद्र की रचना के लिए भी यह जाना जाता है, माने कि जाना जाता है। देखिए, कादम्बरी के अलावा जो है बाण भट्ट की जो बाण भट्ट थे या इनकी जो रचनाएं थी उसमें जो है हर्षवर्धन की एक जीवनी की हर्षचरित्र की रचना भी थी, उन्होंने किया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपका बाण भट्ट द्वारा लिखी जो प्राचीन पुस्तक है यह कादम्बरी हो गई जो है। फिर देखते हैं कि यह मृच्छकटिका, अगले जो शेष विकल्प है वो उसके देखते हैं। तो मृच्छ जो कटिका है इसे शूद्रक द्वारा लिखी गई है, और मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव ये सब जो है कालिदास की रचनाएं हैं, और गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी जो है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सबको ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार जो है ये रिपीटेशन की ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसे ज़्यादा ध्यान में रखें चीज़ों को। इनमें से कौन जो है पारसी नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपका उगाड़ी, नवरोज, पट्टी और जो है पुथांडु। तो इसमें जो है नवरोज को जो है यह पारसी नव वर्ष के नाम से जाना जाता है, अर्थात यह उन लोग का जो है पारसी को क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवरोज किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखेंगे पारसी से। और पारसी नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है नवरोज। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो है आपका विकल्प 2 हो गया। अगला प्रश्न है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? या वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो ऑप्शन है आपका लियो टॉल्स्टॉय, दलाई लामा, मारूफ राजा, H.G. वेल्स। तो यह जो है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा यह लिखी गई है, इस पुस्तक को लिखा गया है। तो इसका जो आपका उत्तर हो गया वार एंड पीस को जो है कभी आपको मिलेगा युद्ध और शांति के लेखक कौन है या इसकी रचना किसने की है? तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि इसकी जो रचना है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा की गई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। कहा कि डेबिट कार्ड जो है डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? 15, 16, 14 और 17। तो इस पर जो है कुल 16 संख्याएं होती हैं और प्रत्येक संख्या का एक विशिष्ट अर्थ होता है। इन अंकों को अगर एक स्थायी खाता संख्या या पैन के रूप में भी जाना जाता है। पहले 6 अंक बैंक पहचान संख्या है और शेष 10 अंक होता है वो कार्ड धारक का एक विशिष्ट खाता संख्या होता है। इस जो 16 अंक जो निर्धारित होता है इसमें जो है पहला जो 6 होता है वो बैंक पहचान संख्या होता है और शेष जो है 10 अंक जो होता है वह जो है
एक विशिष्ट खाता संख्या को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार जो है डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है, तो यह 16 होती है। इसी प्रकार जो है और आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? बंगाल का विभाजन, डुरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध और बजट प्रणाली को लागू करना। देखिए, लॉर्ड कर्जन आप जानते हैं कि ये इनका इतिहास में एक चर्चित नाम रहा है और यह जो है विशेषकर जो है बंगाल विभाजन के लिए यह बहुत ही चर्चित रहे हैं। तो बंगाल विभाजन के लिए जो है लॉर्ड कर्जन जो संबंधित है, या लॉर्ड कर्जन से जो संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना है वह है बंगाल विभाजन। इसकी जो घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी, ठीक है, जबकि यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। तो इसे ध्यान में रखेंगे। और इस बंगाल विभाजन के पश्चात ही चाहे इसके प्रतिरोध में ही जो है स्वराज, जो हम लोग स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो यह बंगाल विभाजन के प्रति शोध के रूप में ही था। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन कई बार इसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर कह रहा है कि जो भूटान युद्ध है यह 1864 से 65 ईस्वी तक जो लॉरेंस था उसके समय में जो है यह हुआ था। जो है भारत में बजट प्रणाली कह रहा है कि लागू करना। तो भारत में जो बजट प्रणाली है इसे लागू करने का जो श्रेय है यह लॉर्ड कैनिंग को जाता है। किसे जाता है? लॉर्ड कैनिंग को जाता है। तो इसे आप ध्यान में रखें। तो इस प्रश्न का जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित जो प्रश्न, इसका उत्तर आपका विकल्प 1 हो गया, बंगाल विभाजन। समय परीक्षण जो है कह रहा है कि समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है यह ऑप्शन है इसका साइकिलिंग, हॉकी, निशानेबाजी, तैराकी। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका साइकिलिंग हो गया। साइकिलिंग में टाइम ट्रायल एक जो है ना एकल घटना होती है। जो साइकिलिंग कर रहे हैं खिलाड़ियों को सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें यह प्रेरित करते हैं, ठीक है। इसमें जो ट्रैक आधारित ट्रायल टाइम भी होता है इसमें, जहाँ जो है साइकिल सवार जो है वेलोड्रम में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो यहाँ जो है मेनली जो क्वेश्चन है कि समय परीक्षण जो टाइम ट्रायल है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह हो गया जो है यह साइकिलिंग से। फिर जो है कह रहा है क्वेश्चन अगला कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? यह भी करेंट से क्वेश्चन है। तो इसे आप ध्यान में रखें, करेंट के क्वेश्चन को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि जो अभी एग्जाम होगी तो उसमें इस तरह के आधार को जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये आपको समझने में बहुत ही यूजफुल होंगे। तो इस तरह आप एक्सप्लेन जो हो रहा है इसे आप ध्यान में रखें, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रही है। साथ में आप जो क्वेश्चन को भी देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे जो है पूछे जाने हैं। जो भी एग्जाम होगी अप्रैल में तो इसमें पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा का स्पीकर या जो अध्यक्ष है वो कौन है? ऑप्शन है मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी, ओम बिरला और सुमित्रा महाजन। तो अभी आपको पता है कि वर्तमान में जो लोकसभा का चल रहा है ये जो है 17वीं लोकसभा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका जो है, क्योंकि ओम बिरला, क्योंकि वर्तमान में ओम बिरला जो है अध्यक्ष हैं अर्थात लोकसभा के स्पीकर हैं। यह जो है राजस्थान के बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के यह सांसद भी है जो ओम बिरला जो है, ठीक है। जो 16वीं लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। जो सुमित्रा महाजन थी यह जो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष थी, अर्थात यह 16वीं लोकसभा के स्पीकर थी। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। 15वीं जो लोकसभा अध्यक्ष थी उसका यह मीरा कुमार थी और यह पहली महिला जो है लोकसभा स्पीकर बनने वाली है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जो सोमनाथ चटर्जी जो दे रहे हैं तो ये 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे या 14वीं लोकसभा स्पीकर थे। तो इस प्रकार जो ये दिया गया, हो सकता है कि आप जीके में क्वेश्चन पूछ दें फिर बाद में, तो इस तरह से आपको ये चीज़ एक्स्ट्रा जानकारी हो, इसे आप ध्यान में रखें। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है आपका 14, 12, 11 और 13। तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं इनमें जो है यह कुल 12 अनुसूचियां हैं। जो मूल संविधान थे उनमें 8 अनुसूचियां ही थी और जो 4 अनुसूचियां जो है बाद में शामिल की गई हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि मूल में जो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन जो आगे की जो अनुसूचियां थी वो किस प्रकार का विकास हुआ है? तो 9वीं जो अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसमें जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया जो है
1985 में फिर जो है इसके 11वें को जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 12वें जो इसका अनुसूची है उसे जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जो तो इस प्रकार आप ध्यान में रखेंगे कि जो अनुसूचियाँ थी वो किस क्रम में जो जोड़ी गई वो भी आपको यहाँ पता चल गया। इसे आप ध्यान में रखें क्योंकि यह अक्सर चीज़ें जो है कुछ नहीं मिलती हैं, तो हम लोग का पूरा प्रयास है कि हम इस तरह से आप लोगों को जो है एक्सप्लेन के माध्यम से क्वेश्चन को तो कवर करें ही करें, साथ ही इस तरह के फैक्ट को इसके संबंधित कवर करें ताकि जो है आपको आगे जो भी अगर क्वेश्चन इससे बने तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आसानी से करें और क्योंकि इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट उसे बताया जाए। आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। ऑप्शन है 372 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 352 प्रति वर्ग किलोमीटर, 362 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो उत्तर है आपका विकल्प 2 हो गया, क्योंकि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जो है भारत का जो जनघनत्व है और जो सबसे अधिक जो है देश में जो जनघनत्व है, जनघनत्व में यह देखा जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, अगर कभी क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि जनघनत्व में का क्या निर्धारित करता है, तो इसलिए जो है वहाँ आपको ये समझने में आसानी होगी। तो भारत का जो जनघनत्व है वह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है और जो सबसे अधिक जो जनघनत्व है देश में वह बिहार राज्य में जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे जो कम है वो आपको नागालैंड में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इसमें जो है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है यह किसने की है। तो इसका जो ऑप्शन है जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड और ई गोल्डस्टीन। तो इसमें देखेंगे तो कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज की तो जे थॉमसन ने किया है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और यह जो है न्यूक्लियस के नाभिक के चारों ओर जो है यह घूमता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो जे थॉमसन ने की थी 1897 में किया था इन्होंने। जो चैडविक है, जेम्स चैडविक ने, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किया था। और ये जो रदरफोर्ड थे 1911 में इन्होंने परमाणु की नाभि की खोज की थी। और ई जो गोल्डस्टीन है इन्होंने जो प्रोटॉन की खोज किया था। तो इस प्रकार इससे संबंधित अब जो भी अगर क्वेश्चन बनेगा उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसे आप बारीकी से देखें और इसका लाभ उठाएं। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर, यह कह रहा है कि इनमें से किस मंत्री का नाम भारत ब्रिटेन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जारी 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में अंकित किया गया है, जिसमें ऑप्शन है स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज और मेनका गांधी। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह विकल्प 2 है, निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं जो है। ठीक है, और यह जो है इन्हें 100 सर्वाधिक जो फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की जाती है उसमें इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। और इन्हें जो दिसंबर में जो अभी आई है, दिसंबर 2022 में जो सूची आई थी उसमें भी इन्हें जो शामिल किया गया था। और यह जो है इनके साथ जो है 5 और इनके सहित जो 6 व्यक्तियों को शामिल किया गया था इन प्रभावशाली महिलाओं की सूची में, जिसमें जो है इनका जो 36वें स्थान पर थे और लगातार चौथा बार जो है इनको शामिल किया गया जो है। इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। क्वेश्चन है तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, देखिए विकल्प देखिए, चेर साम्राज्य, नंद वंश, सुंग वंश और गुलाम वंश। ये है कि इसकी स्थापना किसने की। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो आप जानते हैं कि यह विकल्प 4 इसका होगा, आंसर होगा, क्योंकि इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसका जो कार्यकाल रहा जो इन 1206 से 1290 ईस्वी तक इसने शासन किया। और दिल्ली सल्तनत के पहले 5 राजवंश में प्रथम था जो 15 यह जो गुलाम वंश था। ये जानते हैं कि इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और इनका जो कार्यकाल था 1206 से 1209 तक रहा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है प्रारंभ किया था। और साथ ही इन्होंने दिल्ली में जो है ना कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है उसको बनवाया था। तो ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना की गई थी अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, तो वो क्या है, मस्जिद है, क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इवन बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए जो इस तरह के फैक्ट को आप याद रखें। तो आप ध्यान में रखें कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने जो है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य प्रारंभ किया ही, साथ ही दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। फिर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है अजमेर में उसका निर्माण करवाया था। ठीक है,
ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। अब देखिए जो शेष है इसमें देखिए जैसे चेर वंश हो गया। अब देखते हैं तो चेर वंश की जो स्थापना, ये जो केरल राज्य के क्षेत्र में था इस वंश का जो शासनकाल, तो इसकी जो स्थापना थी उदयन जेरल अथान ने की थी। उदयन जेरल अथान ने की थी। नंद वंश की स्थापना देखिए तो महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में किया था। शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था 185 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया, आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया किस अनुच्छेद के तहत? यह क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया। आपका विकल्प है अनुच्छेद 273, 343, 360 और 370। इसे आप ध्यान में रखें। तो इसमें आप ये पाएंगे कि यह जो की गई है यह 343 के तहत जो है इसे हिंदी को जो है आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया है। जो है दो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस अनुच्छेद के तहत जो है आधिकारिक भाषा दिया गया है और साथ ही से कहा भी गया है कि यह जो है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जो 243 है इसमें जो है भारत के संघ राज्यों के बीच जो है राजकोषीय संबंधों पर जो है आर्थिक उपायों के प्रभाव से संबंधित कुछ जो है उपबंध है। हालांकि यह जो प्रभाव संबंधी जो उपबंध है यह कई क्षेत्रों के संबंधित है, लेकिन यह उससे संबंधित है, आर्थिक प्रभाव से संबंधित। जो है 360 से में जो है वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान है। हालांकि अभी तक जो है देश में कभी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है, तो इसे आप ध्यान में रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक कौन से आपात माने वित्तीय आपात कितनी बार लागू किया। ऑप्शन होगा कि एक बार, दो बार, इनमें से कभी भी नहीं, इस तरह के। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। 370 जो है यह जो है जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान से संबंधित है, माने विशेष जो है यह जम्मू कश्मीर को विशेष अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो उसे विशेष राज्य का स्थान प्राप्त करता है। माने अब वर्तमान में जो है इसे निरस्त कर दिया गया है और इसके जो है कुछ अनुच्छेद को जो है करते हुए इसको जो है प्रभावहीन बना दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 370 को जो है वर्ष 2019 में जो है इसे समाप्त कर दिया गया और जो जम्मू कश्मीर से संबंधित विशेष उपबंध था जो इसमें निहित, अब जो है जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दोनों को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। यहाँ आपका मेन समझना था कि 370 किससे संबंधित है, तो वह जो है जम्मू कश्मीर संबंधित विशेष उपबंध करता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरराय। तो जो सिखों के जो 5वें गुरु थे वह थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने जो सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण का संकलन किया था, जो है जिन्हें जो हम आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, जो है किसने किया? तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि गुरु जो अर्जुन देव थे इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था और यह जो है स्वर्ण मंदिर की नींव भी रखी थी। इन्होंने जो है इसने क्या रखा था? स्वर्ण मंदिर की जो अमृतसर में वसित है उसकी जो है नींव भी रखी थी। अब देखते हैं हम शेष इनके विकल्पों को। जो गुरु अंगद है या जो सिखों के जो है दूसरे गुरु थे और इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि के जनक इन्हें कहा जाता है, गुरुमुखी लिपि के जनक कहा जाता है। तो इसे ध्यान में रखें क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं गुरु अंगद को लेकर, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। गुरु रामदास थे, इन्होंने जो अमृत नगर जो अमृतसर जो नगर है इसकी स्थापना की थी और वहाँ एक तालाब का भी निर्माण इन्होंने कराया था। तो इसे आप ध्यान में रखें कि गुरु हरराय जो है यह उत्तराधिकार जो है मुगलों के समय जो उत्तराधिकारी था उसमें उन्होंने यह भाग लिया था। मेन है आपका कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। तो ये आपने जाना कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने किया था। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 3 हो गया। कहा जा रहा है कि इनमें से किस राशि का एसआई मात्रक नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो इसका जो उत्तर है आप देखिए ब्लेज भी है और पास्कल भी है। आप जानते हैं कि दाब का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक उसे हम लोग पास्कल के नाम से जानते हैं। तो दाब जो है पास्कल का मात्रक होता है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा दाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपका विकल्प 2 हो गया जो है। ठीक है। और कार्य और ऊर्जा, जो कार्य और ऊर्जा होता है उसका एसआई मात्रक जो है जूल हो गया और दाब का पास्कल हो गया। तो इसका जो है आपका जो है जूल हो गया और शक्ति का जो हो गया इसे हम लोग वाट कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह होता है वाट होता है।
ठीक है। तो इस प्रकार जो ब्लेज पास्कल है संबंधित है दाब से। दाब जो क्या होता है कि इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल की मान होता है जो, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे जो है। इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार जो है केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है आर.के. षणमुखम सेठी, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम। तो इसमें जो है हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं, जब पिछले वाले सेट में भी एक प्रश्न था तो वहाँ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बताया था, और देखिए आज यही प्रश्न पूछ दिया। तो इससे यह साबित होता है कि हम लोग जो है इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ताकि जो है आपको एक्स्ट्रा फैक्ट की जानकारी हो, जो आगे जो है प्रश्न होगा तो उसमें आपको यह यूजफुल होगा। जैसे अभी जिस प्रश्न की चर्चा यहाँ किया गया है, हम लोग पहले सेट में इसकी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यह प्रश्न के रूप में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसे ध्यान में देखें। तो यह जो है इसका जो उत्तर होगा आपका जो है विकल्प 3 हो गया, मोरारजी देसाई। उसमें क्योंकि सबसे अधिक बार जो है इन्होंने जो 10 बार जो है कि केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है, वही जो है पी चिदम्बरम जो है 8 बार किए हैं। दूसरे स्थान पर है वही प्रणब मुखर्जी, और आर.के. जो इसमें षणमुखम सेठी जो है, इन्होंने जो है 7 बार जो है केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो गया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है 24 फरवरी 1973 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक जो है यह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी अपनी ये सेवा दे चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी कोशिका में नाभि के अलावा डीएनए होता है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, गोल्जी, एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो इसका जो आपका उत्तर हो गया, इसका जो उत्तर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अधिकांश अंगों में जो है कि यह आप देखेंगे तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह कोशिका श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। यह जो है एटीपी का निर्माण करता है जो है। एक तो आपको यहाँ आपको ये चीज़ जानने को है कि इसकी नाभिक में जो है कह रहा है कि नाभि के अलावा, इसकी कोशिका में नाभि के अलावा जो है डीएनए होता है। किस क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी कोशिका में नाभि के अलावा डीएनए होता है? क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन अगर जल्दी में आप पढ़ते हैं तो उसमें आप गलत कर देते हैं चीज़ों को। तो इसलिए क्वेश्चन को आप सही से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अक्सर माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ऊर्जा गृह, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इसे ध्यान में रखें। यहाँ कहा जा रहा है कि इनमें से किसकी कोशिका में नाभि के अलावा डीएनए होता है? तो इसका जो आंसर है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं कि कोशिका श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करते हैं। जो राइबोसोम जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। फिर जो है आपका जो गोल्जी में यह जो पदार्थों के संचय या स्थानांतरण में जो है यह सहायक होते हैं जो है। इस प्रकार इस जो प्रश्न है इसका जो आपका उत्तर विकल्प 3 हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से किस राज्य में जो है कहा जा रहा है कि पीठ दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो आप देखेंगे तो इसमें का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, क्योंकि जो मध्य प्रदेश होता है इसमें जो है पीठ दलदली मृदा होती है यह नहीं पाई जाती है। यहाँ जो है आप देखेंगे तो वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो सर्वाधिक जो मात्रा में है वहाँ पर काली मिट्टी है, लगभग जो है वहाँ 47% के करीब है। और उसके बाद जो लाल पीली मिट्टी है लगभग वो 33% करीब है। जो जलोढ़ भी जो है 3% के करीब जो है यह पाई जाती है जो। और यह जो मिट्टी होती है जो दलदली मिट्टी होती है यह जो है यह मुख्य रूप से ये आपको जो जैसे केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये सब जो क्षेत्र हो गए उत्तर आदि के तटीय क्षेत्रों में जो यह पाए जाते हैं जो है, क्योंकि नाम से ही है यह दलदली मृदा की बात कह रहा है। तो इसलिए इसके हिसाब से जो आपका उत्तर होगा कि यह विकल्प 2 उत्तर हो जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश में यह नहीं पाई जाती है। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? अगला जो हमारा प्रश्न है कि जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? ठीक है, तो यह पाया जाता है कि जल में उपस्थित जो आर्सेनिक होती है, आर्सेनिक जो है युक्त पानी पीने से जो है आप अगर करते हैं तो उसमें जो है मूत्राशय कैंसर और त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है। इसके अलावा फेफड़े, पाचन तंत्र, यकृत, गुर्दा आदि प्रणालियों के कैंसर में भी जो यह सहायक होते हैं। अर्थात यह जो कैंसर को जो है जन्म देते हैं। एक तरह से आप समझिए कि जो जल में जो आर्सेनिक युक्त अगर जल का हम सेवन करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कैंसर को जो है जन्म देते हैं। त्वचा कैंसर हो गया, यकृत, लसिका, ये सब चीज़ों में जो है जोखिम पैदा करते हैं जो है। तो इस प्रकार यह जो है आपका इसका सही उत्तर हो गया विकल्प 1 आर्सेनिक। ठीक है, अब यदि जल
की बात हो रही है तो एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता किस कारण से होती है, तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। किसके कारण होती है? जल की जो कठोरता होती है वह जल में घुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इस सेट का लास्ट प्रश्न है कि इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। क्वाशिक्योर जो है, इसमें आप जानते हैं पहले से कि क्वाशिक्योर जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका जो उत्तर हो गया आपका जो है विकल्प 1 हो गया कि क्वाशिक्योर जो है यह प्रोटीन की कमी से होने वाला जो है रोग है जो है। फिर जो है अगला जो हम देखें विकल्प, इसमें कह रहा है कि एनीमिया जो रक्त अल्पता जो है यह जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। अस्थिभंगता जो विटामिन या डी से संबंधित है, अर्थात विटामिन डी की कमी से जो हड्डियों में टेढ़ी मेढ़ी ये सब जो चीज़ें हो जाती हैं उसकी ये बात करना है कि उससे होगा। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। फिर ग्वाइटर जिसको हम लोग जो घेंघा रोग कहते हैं, जो घेंघा रोग होता है यह जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो मेनली जो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है क्वाशिक्योर जो है होता है जो, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया विकल्प 1 हो गया जो है। यह जो है कुपोषण का एक गंभीर रूप होता है। ये जो क्वाशिक्योर होता है कि प्रोटीन की कमी से हो रहा है, तो इसे जो हम एक कुपोषण के एक रूप के रूप में भी इसे हम देखते हैं जो है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन की कमी है तो विकास शरीर में होगा ही नहीं, ठीक है। तो यह जो शरीर के विकास को बाधित करता है, अर्थात उसकी कमी ही जो क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन जो है कि सब माने कि शरीर की कोशिका तक सभी के विकास में सहायक होते हैं। अगर उसकी कमी के कारण जो हो रहा है तो यह जो है इसे देखा जाता है कि यह कुपोषण का एक गंभीर रूप होता है। जो ये क्वाशिक्योर जो है प्रोटीन की कमी के कारण जो रोग होता है यह इंडिकेट करता है, कुपोषण के एक विशेष गंभीर रूप को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने जो यह सेट देखा है MTS की जो टारगेट आपका 2023 है उसके तहत जो है यह एग्ज़ाम को लेकर जो सेट हम लोगों ने आपके समक्ष जो रखा है और इसमें इस तरह का एक्सप्लेन किया गया है कि ताकि जो है आप इस क्वेश्चन के माध्यम से जो एक्सप्लेन किया गया है आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछे जाए उसे आप आसानी से हल कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो GS GK के प्रश्न को आप सॉल्व करने में सक्षम हो। यह जो प्रश्न था, यह जो सेट था 5 तारीख 8वें महीने 2019 का था यह, और ये प्रथम शिफ्ट की पेपर दी। और इस प्रकार हम प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट के माध्यम से आपको अधिक क्वेश्चन देने का प्रयास करें। तो इस प्रकार आप इस सेशन से जो है जुड़ें और अपने दोस्तों के बीच जो है इस सेशन को जो है शेयर करें और जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेट के साथ। तब तक के लिए